बीए पार्ट थर्ड के सभी छात्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम किरातार्जुनीयम के लेखक महाकवि भारवी के जीवन वृत्त के विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे। आशा है आप इसको सावधानी से सुनेंगे और इसके विषय में जो हम बता रहे हैं उसको अपने रजिस्टर में नोट भी करेंगे। प्रिय बच्चों, कालिदास की भांति भारवी ने भी अपने संबंध में कुछ भी प्रकाश नहीं डाला। उनका एकमात्र ग्रंथ किरातार्जुनीयम इस संबंध में मौन है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार वे भी भोज के दरबार से संबंध रखते हैं तथा कुछ आचार्यों के अनुसार वे अपने पिता से रुष्ट होकर ससुराल चले गए थे। सौभाग्य से उनका नामोल्लेख ऐहोल शिलालेख में मिलता है। यह शिलालेख दक्षिण के चालुक्य वंशी नरेश पुलकेशी द्वितीय के समय का है। यह शिलालेख बीजापुर जिले के ऐहोल नामक गांव के एक जैन मंदिर में मिला था, जो 634 ईस्वी में उत्कीर्ण हुआ माना जाता है। इस प्रशस्ति का लेखक रवि कीर्ति कविता करने में स्वयं को कालिदास और भारवी के समान मानता है। दक्षिण भारत से प्राप्त गद्य काव्य अवंती सुंदरी, जो दंडीकृत कहा जाता है, के आधार पर भारवी दंडी के प्रपितामह ठहरते हैं। जिस पद्य के आधार पर यह माना गया है उसका पाठ अशुद्ध है, अतः यह बात असंगत है। भारवी दंडी के प्रपितामह नहीं थे, वरन प्रपितामह के मित्र थे, क्योंकि भारवी की सहायता से ही दामोदर राजा विष्णुवर्धन की सभा में प्रवेश पा सके थे। इस अवंती सुंदरी कथा और उसी के आधार पर पद्यात्मक रूपांतर अवंती सुंदरी कथा सार के अनुसार ये बातें ज्ञात होती हैं कि कांची का पल्लव नरेश सिंह विष्णु महान प्रतापी नरेश था। एक बार गंधर्व ने आर्या छंद में उसकी प्रशंसा की। उसे सुनकर इसके रचयिता के विषय में जानने की बड़ी उत्कंठा हुई तथा गंधर्व से पूछा। तब गंधर्व ने कहा कि पश्चिमोत्तर प्रदेश में आनंदपुर है, वहां आर्य देश के बहुत से ब्राह्मण थे। ब्रह्मलोक से आई हुई पुण्य तीर्था सरस्वती के समान कौशिक गोत्री ब्राह्मणों ने उन्हीं से जन्म ग्रहण किया। उत्सुकतावश नासिक भूमि में मूलदेव से अधिष्ठित अचलपुरी में आकर वे रहने लगे। उसमें कमल नाभि के समान नारायण नामक व्यक्ति से दामोदर उत्पन्न हुए। उस मेधावी विद्वान ने विष्णुवर्धन राजा से मैत्री की। एक बार दामोदर यानी भारवी को आमिष खिला दिया गया। इस पाप से मुक्ति के लिए वह माता पिता के पास न जाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। मार्ग में दुर्विनीत नामक राजा से उसकी भेंट हो गई, जो भारवी के काव्य से बहुत प्रभावित हुआ। इससे विदित होता है कि भारवी का नाम दामोदर था। उनका जन्म कुशिक गोत्र में हुआ था। पिता का नाम नारायण स्वामी था। विष्णुवर्धन से उनकी भेंट हुई। आगे के ग्रंथ से यह पता चलता है कि पल्लव नरेश सिंह विष्णु द्वारा उनका सत्कार किया गया। यह भी ज्ञात होता है कि उस समय वे 20 वर्ष के थे। प्रोफेसर R. भागवत ने किरातार्जुनीयम के 18वें सर्ग से 5वें श्लोक के आधार पर यह सिद्ध किया है कि भारवी दक्षिण के निवासी थे। 18वां श्लोक मैं आपको उद्धृत कर देता हूँ। उरसि शूल भृतः प्रहिता मुहु प्रतिहतिम ययुरर्जुन मृष्टयः वृषरया इव सह्य महिभृतः पृथु निरोधसि सिंधु महोदधि। अर्थात भगवान शंकर के सीने पर बार बार प्रहार किए गए अर्जुन के मुक्के उसी प्रकार निष्फल हुए जिस प्रकार सह्य पर्वत के तट पर वेग के साथ टकराने वाली समुद्र की विशाल लहरें विफल हो जाती हैं। इन श्लोकों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि भारवी नासिक के पास पश्चिमी तट पर स्थित अचलपुर ग्राम के रहने वाले थे। ये श्लोक है शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत्य योधौ। ये किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 46वां श्लोक है। तत्प्रियार्थमिव यातमथास्तम
भानु मानु पपयोधि लंबे, ये किरातार्जुनीयम के 9वें सर्ग का पहला ही श्लोक है। साभिमज्जति रवौ न विरेदम खिन्न जिम्मा इव रश्मि समूह, ये किरातार्जुनीयम का 9वें सर्ग का 5वां श्लोक है। इन उल्लेखों से भारी सूर्य को समुद्र में अस्तंगत होते हुए बतलाते हैं, जो केवल दक्षिण भारत का ही निवासी कह सकता है। भारवी दक्षिण भारत के निवासी थे और चालुक्य वंशी नरेश विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। भारवी परम शैव थे। इनका समर्थन भारवी के किरातार्जुनीयम के कथानक और अवंती सुंदरी के उल्लेख से होता है, क्योंकि किरातार्जुनीयम में शिव की भक्ति के द्योतक पद्य बहुत से हैं, किंतु विष्णु के विषय में अपेक्षाकृत बहुत कम। 18वें सर्ग में जिस भाव विभोरता के साथ अर्जुन ने भगवान शंकर की स्तुति की है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह उसके वेश में स्वयं भावी ही की आराधना है। राजाओं के संसर्ग से उन्होंने राजनीति का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने काव्य शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, नीति शास्त्र, काम शास्त्र आदि शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया था। राजशेखर के कथनानुसार राजा लोगों को काव्य एवं शास्त्र की परीक्षा के लिए ब्रह्म सभाएं करनी चाहिए। कालिदास तथा भर्तृमेंट के सामने भारवी की उज्जैनी में काव्य परीक्षा हुई थी। इस प्रकार से हमने भारवी के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब भारवी के स्थिति काल के विषय में थोड़ा और जान लेते हैं। भारवी ने अपने संबंध में काव्य में कुछ नहीं लिखा, किंतु सौभाग्यवश बहिरंग प्रमाणों के आधार पर उनके विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण के चालुक्य वंशीय नरेश पुलकेशन द्वितीय के समय के ऐहोल शिलालेख में भारवी के नाम का कालिदास के साथ उल्लेख है। प्रशस्ति पुलकेशी के आश्रित रवि कीर्ति नामक किसी जैन कवि द्वारा रचित है। वह अपने को कविता निर्माण में कालिदास और भारवी के समान समझता है। शिलालेख का समय उसमें 556 शकाब्द अर्थात 634 ईस्वी दिया हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि भारवी 634 ईस्वी तक इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि उनका नाम कालिदास के साथ लिखा जा सकता था। अतः इस शिलालेख के अवश्य ही कम से कम 100 वर्ष पूर्व उनकी स्थिति रही होगी। भारवी के समय निर्धारण के लिए यह जानना आवश्यक है कि विष्णुवर्धन, दुर्विनीत तथा पल्लव नरेश सिंह विष्णु कौन थे। विष्णुवर्धन पुलकेशन द्वितीय का छोटा भाई कहा गया है। इसने सेनापति की हैसियत से हर्षवर्धन को पराजित किया। वह युवराज था और गोदावरी जिले में पिष्टपुर को राजधानी बनाकर पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना 615 ईस्वी में उसने की थी। इस विषय में हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर को आप पढ़ सकते हैं। दुर्विनीत कोंकणी के गंगा नरेश अविनीत का पुत्र था। पिता द्वारा अपने अधिकार से वंचित किए जाने पर दूर दूर देशों में घूमता फिरता था। उसने बृहद कथा का संस्कृत रूपांतर शब्दावतार नाम से किया और किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका लिखी। दुर्विनीत सिंह विष्णु का समकालीन था। अवंती सुंदरी के आधार पर भारवी और दंडी का संबंध स्थापित किया गया है। इसी में कहा गया है कि दुर्विनीत और सिंह विष्णु भारवी के आश्रयदाता थे। कांची के पल्लव नरेश सिंह विष्णु का शासनकाल 575 से 600 ईस्वी के बीच है। इन्हीं सिंह विष्णु ने भारवी को सम्मानित किया था। दुर्विनीत का समय 580 ईस्वी है। सिंह विष्णु से भेंट होने के समय भारवी 20 वर्ष के थे। इस प्रकार भारवी का समय 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध ठहरता है। 660 ईस्वी में जयादित्य कृत काशिका में पाणिनि सूत्र की वृत्ति में संशय करणादिषु तिष्ठते यह को उदाहरण के रूप में उल्लिखित किया गया है। ज्ञात होता है कि जयादित्य के समय तक भारवी की पर्याप्त प्रसिद्धि हो चुकी थी। यदि इस प्रसिद्धि के लिए 100 वर्ष का समय माना जाए तो 560 ईस्वी भारवी का समय आता है, जो अन्य प्रमाणों से भी समर्थित होता है। प्रोफेसर कीथ भी इस तिथि की पुष्टि करते हैं। वे कहते हैं, बाह्य साक्ष्य से सिद्ध होता है कि भारवी
634 ईस्वी के पूर्व हुए, क्योंकि उसी समय के ऐहोल शिलालेख में कालिदास के साथ उनका भी उल्लेख आता है तथा काशिका वृत्ति में भी वे उद्धृत हुए हैं। दूसरी ओर वे स्पष्टतया कालिदास से प्रभावित हैं और साथ ही माघ पर भी उनका प्रभाव अत्यधिक पड़ा है। बाण ने उनका उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वे बाण के इतने अधिक पहले नहीं हुए होंगे कि उनकी प्रसिद्धि वंश बाण को उनका उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः यह अधिक युक्ति संगत है कि भारवी को 500 ईस्वी की अपेक्षा 510 ईस्वी के लगभग रखा जाए। इस प्रकार महाकवि भारवी का समय 510 ईस्वी के लगभग ठहरता है। भारवी कब हुए, इस बात की चर्चा होने के बाद में हमें थोड़ी सी चर्चा उनके व्यक्तित्व के विषय में भी कर लेनी चाहिए। भारवी के व्यक्तित्व के विषय में प्रत्यक्ष रूप से कोई सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, परंतु किरातार्जुनीय के पारायण से स्थान स्थान पर ऐसे निर्देश और संकेत प्राप्त होते हैं जिनसे भारवी के व्यक्तित्व का समुचित बोध होता है। भारवी के व्यक्तित्व का सच्चा प्रदर्शन प्रथम और द्वितीय सर्ग की द्रौपदी, भीम तथा युधिष्ठिर की उक्तियों और 13वें और 14वें सर्ग की किरात, दूत तथा अर्जुन की उक्ति प्रत्युक्तियों में है। भारवी राजनीति के प्रकांड पंडित है। युधिष्ठिर द्रौपदी और भीम को समझाते हुए कहते हैं कि किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिना सोचे समझे कोई काम करने से अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। जो सोच समझकर काम करता है उसकी गुणों से आकृष्ट संपत्ति स्वयं उसके पास चली आती है। जो कोपजन्य अंधकार को दबाकर शक्तियों अर्थात प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति और उत्साह शक्ति का संचय नहीं करता, वह कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की कला के समान अपनी तीनों शक्तियों से हाथ धो बैठता है। इसके विषय में जो श्लोक है वह भी मैं आपको सुना देता हूँ। सहसा विदधीत न क्रिया मम विवेक परमापदाम पदम वृणुते विमृष्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयं एव संपदा बलवान अपि कोप जन जननस तमसो नाभिभवम ऋणधियः क्षय पक्ष इवेन्दभिः कलह सकला हंति सशक्त संपदा। भारवी काम शास्त्र के भी पंडित हैं, रसिक नहीं। वह श्रृंगार के कला पक्ष के कवि हैं। कालिदास प्रणय के कवि हैं। भारवी प्रणय कला यानी टेक्निक ऑफ लव के कवि हैं। इसके अतिरिक्त अलंकार, पिंगल आदि पर उनका पूर्ण अधिकार है। भारवी बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति थे। वे लगी लिपटी बात करने में विश्वास नहीं रखते थे। नहीं प्रियम प्रवक्तमिच्छन्ति मृषा हितैषिणा। वे हितकारी वचन कहने में अधिक विश्वास रखते थे, भले ही उसमें माधुर्य हो या न हो। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। वे अपने आश्रयदाता को उचित शिक्षा देना अपना कर्तव्य समझते थे और इस कार्य से चूकते नहीं थे। सह किंग सखा साधुन शास्त्री योधिपम। वे स्वाभिमान को जीवन का अंग समझते थे। वे स्वाभिमान के लिए जीवन को भी अर्पित कर सकते थे। ज्वलितम न हिरण्य रेतसम चयमास्कंदन्ति भस्मनाम जनः जमिनो मानहीनस्य तृणस्य च सभा समागतिः। वे जीवन में सादगी चाहते थे, परंतु तेजस्विता के साथ। यदि तेजस्विता नहीं है तो जीवन नहीं है। तेजो विहीनम विजहाति दर्पः। वे गुणार्जन को जीवन का लक्ष्य मानते थे। गुरुताम नयंति ही गुणान संहति ही। अत्यधिक स्वाभिमानी व्यक्ति होने के कारण उन्हें जीवन में पर्याप्त कष्ट भी उठाने पड़े थे, पर उन्होंने उन दुखों को धैर्य के साथ सहन किया। न मानिता चास्ति भवन्ति च श्रियः। वे जीवन में कीर्ति प्राप्त करना अपना प्रमुख लक्ष्य मानते थे, भले ही जीवन स्वप्न काल का हो। नाम यस्याभिनंदन्ति दिशोपि च पुमान पुमान। वे भौतिक जीवन में कुछ विरक्त रहते थे और सांसारिक लोगों को अत्यंत हेय समझते थे। भोगान भोगा निवाहेयान अव्यावस्यापन्न दुर्लभा। उन्हें कुलीनता का अभिमान था और वे निम्न वर्ग के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। सहाय कृष्णैर महताम न संगतम।
वे धूर्तों के साथ धूर्तता का व्यवहार करना अनुचित नहीं मानते थे। व्रजंति ते मूढ़ धिया पराभवम भवंति माया विषयेन मायिनः। वे सज्जनों और विद्वानों से अपनी मित्रता बढ़ाना गौरव की बात समझते थे। मित्र लाभ मनु लाभ संपदा, उनका ग्राम्य जीवन से घनिष्ठ संबंध था। उन्होंने वहां के दृश्यों को सूक्ष्मता के साथ देखा था, जैसे गौओं की चेष्टाएं, धान की झुकी हुई बालों का वर्णन, दधि मंथन करती गोपिकाओं का वर्णन। उनका जीवन त्याग और तपस्या का था। जो धन आता था वह परोपकार में चला जाता था। सा लक्ष्मी रूपकुरुते यया परेशान। वे पुरुषार्थ के साथ ही भाग्यवाद को भी मानते थे। भाग्य यदि साथ न दे तो पुरुषार्थ सफल नहीं हो पाता। विधिरिव विपरीतः पौरुषम न्याय वृत्ते है। उन्होंने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े भावों का गंभीरता से निरीक्षण और परीक्षण किया था। अगोचरी वागिव चोपरेमी शक्ति शराणाम श्रुति कंठका। भारवी को राजनीति का अच्छा ज्ञान था। राजनीति के 5 अंगों से निर्धारित नीति, राजकोष और सेना का उद्गम इस श्लोक में बतलाया गया है। प्रभवः खलु कोश दंडयोः कृत पंचांग विनिर्णयो नयः स विधेय पदेश दक्षताम नियतिम लोक एवानुरुध्यते। सदा अपकार करने वाले राजा के साथ की गई संधि को भंग कर देना चाहिए। वे कहते हैं, न समय परिरक्षणम क्षमम ते निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्नः अरिषु ही विजयार्थिन क्षतीशा विदधति सोपरि संधि दूषणा। सफल क्रोध वाले मनुष्य के सभी वशीभूत हो जाते हैं, किंतु क्रोधहीन व्यक्ति उपेक्षित रहता है। अवंध्य कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वश्यः स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन धनस्य जंतुना न दातु हार्देन विद्विषाधरः। शत्रु की दुरंत उन्नति भी सही है, पर सुखद परिणाम वाली हानि नहीं। द्विषताम उदयः सुमेधसा गुरुरवसंतर सुमर्षणः न महानपि भूतमिच्छता फल संपत् प्रवणः परीक्षयः। इस प्रकार से हम भावी के विषय में उनके व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली अनेक बातें किरातार्जुन नियम के माध्यम से बता सकते हैं, जिनसे उनके व्यक्तित्व का पता चलता है। मैं अपनी बात को आज यहीं समाप्त करता हूं। आशा है आपने इसको सावधानी पूर्वक सुना होगा और इसको आप अपने नोट्स में देख करके लिखें और सुने तो बार बार समझ करके भी इसको आप बार बार लिख सकते हैं। अस्तु। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।